कि इस वक्त गुजरात का कसाब यानी नरेंद्र मोदी भी इसी बीमारी में मुब्तला है। वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ इसकी जो नौटंकियां हैं, बकवास है, पूरा साल चलती रहती है, मगर भारत में इलेक्शन करीब आते ही इसका मरज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। दिमाग इसका आपको पता है कि ऑलरेडी खराब है, लेकिन इसे ये पता है कि भारत के इलेक्शंस में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का चूरन जो है ना, मंजन बहुत ज्यादा बिकता है। हरियाणा में इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए इसने फिर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की, जहर निकाला। कहना यह था कि पाकिस्तान के हाथ में 70 साल से बॉम्ब का गोला होता था और अब कशकोल होता है। जो पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। तो मैं इस नरेंद्र मोदी को आज इस प्लेटफॉर्म से बता देना चाहती हूँ, जवाब देना चाहती हूँ इस बात का बतौर पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान के बारे में जब भी बात करे तो जुबान संभाल कर बात करे, क्योंकि तुम्हारा ये टुक टुक करता नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया नहीं है, बल्कि बर्निंग इंडिया कहना चाहिए। शाइनिंग इंडिया कहते हो जहां तुम्हारी बकवासियात को भाषण समझा जाता है। हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान के प्रवक्ता बन करके मुझे आंखें दिखा रहे हैं, बताओ भाई, इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। मोदी साहब हिंदुइज्म बेच रहे हैं, ठीक, आप कहते हैं हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट अपना प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी औलादें जो हैं वो कनाडा पीआर में तो नहीं बैठी। 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन अमेरिका में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नरेंद्र मोदी साहब, ये गुजरात नहीं है, ये पाकिस्तान है, मेरा प्यारा पाकिस्तान। 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी वाली एटमी रियासत, अल्हम्दुलिल्लाह। एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर? हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे? अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। तो अंकल जी ना मेरी दुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है। नहीं, इस पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अपने इंतखाबी जो आइटम है ना, उसके लिए मत भूलो कि बॉम्ब का गोला अब खाली बॉम्ब का गोला नहीं रहा है नरेंद्र मोदी, ये एटमी गोला बन चुका है। हमारी शराफत और खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझना। अगर पाकिस्तान ने बॉम्ब का ये गोला चला दिया ना, तो मोदी जी फिर आपकी सारी नोटंकियां 1 सेकंड में, बल्कि नैनो सेकंड्स में खत्म हो जाएंगी। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। एक जुमला बार बार बोला जाता है और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान ने अगर एटम बम चला दिया तो फिर हिंदुस्तान के मंदिरों में घंटियां बजेंगी और ना ही हिंदुस्तान की जमीन पर घास उगेगी। इसलिए ये ताने हमें ना दिया करो। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तारड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें। आपने वो हमारे
जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तार साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। तार साहब, कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं, जिस तरह आप देख लें। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले लें, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंस। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच की बात, यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच, इस माइंडसेट है, इस माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म जरूरत थी उसकी। वजह क्या है? आपने कभी देखा कि कितने फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत के अंदर, कितने जुल्म नहीं किए उन्होंने। मेरा मकसद है कि हमारे जो पठान थे उन्होंने तो बारियां बना ली थी ना दिल्ली को लूटने को। दिल्ली तो लूटना वो इस तरह ही था जिस तरह मेरा मकसद है कि वो शॉपिंग सेंटर लूट के उन्होंने किया। मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूं शर्म से मेरे शर्म आती है कि एक दफा तो लूटने वाले वो जो आए, उन्होंने किसी घर में खच्चर गदा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर माल लाद के उन्होंने वापस लेके जाना। अफसोस के साथ कहता हूं, यहां की औरतों को भी लूट जा के अफगानिस्तान के अंदर बाजार लगते थे औरतों। बल्कि मैं कल हिस्ट्री में पढ़ रहा था
कि मर्दों को एज अ स्लेव ले जाके हिंदुस्तानी मर्दों को बेचा जाता था पाकिस्तान, यहां तक। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे लोकल लोगों की गवर्नमेंट आती? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।